Hello everyone. So we were discussing about Bayes theorem in the previous class. I did started. मैंने सिर्फ स्टार्ट करा था इसे और हमने ये पढ़ा कि क्लासिफिकेशन करने के लिए स्पेशली सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात हो रही है ना। आप बेस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो और नाम दिया गया नेव बेस क्लासिफायर। ठीक है। तो और एक्सप्लोर करना चाहेंगे हम यहाँ पर ने बेस क्लासिफायर को, क्योंकि बेस थ्योरम हमें पता है, कल भी मैंने बताई आपको। पी ए बाय बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, उसकी वैल्यू निकालना ही आप बेस थ्योरम के अंदर इंक्लूड करते हो। ओके। एंड डिराइव कहां से हुई थी ये भी बताया आपको मैंने। ठीक। तो टू आउटकम्स हैं आपके पास। लेट अस सपोज ए एंड बी आर द टू पॉसिबल आउटकम्स। तो एक हो मतलब टू पॉसिबल इवेंट्स है, आउटकम नहीं, इवेंट्स बोलूंगा मैं। ए एंड बी दो इवेंट है। एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे के होने की संभावना क्या है, या कंडीशनल जो है वो प्रोबेबिलिटी में निकालते थे। ठीक है, यही समझाया था मैंने। एंड कल की क्लास में भी ये बात निकल के आई कि आपको बेस थ्योरम में जो पढ़ा था वही बेस क्लासिफायर है। ओके। यानी अब आप पूरा प्रोबेबिलिटी पर जो है वो अपना काम करना चाह रहे हैं। एंड प्रोबेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में। ठीक। तो नेव बेस क्लासिफायर एक प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, बेस थ्योरम को फॉलो करता है। ये अज्यूम करता है कि जितने भी फीचर्स डेटा में हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं। ओके। और ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है ऑफ अ गिवन इनपुट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, कि आपने जो कुछ इनपुट दिया ये किस क्लास को बिलोंग करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी या उसकी संभावना निकालने की कोशिश करता है ये। इट इज वाइडली यूज इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसको मैं बोल्ड करना चाहूंगा। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है बेस थ्योरम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करने में। इसके अलावा कुछ और भी मेंशन करा इन्होंने, स्पैम फिल्टरिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम, तो ये बात की बात है। लेकिन खास करके टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जो है वो बेस थ्योरम का काफी यूज है। ओके। एंड कोई हार्ड एंड फास्ट मैथ्स नहीं है यहाँ पर, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर। सिर्फ आपने प्रोबेबिलिटी लगाई है और रिजल्ट निकाला। न्यूमेरिकल भी देखेंगे आगे, अपन पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक। तो भाई नाम है नेव बेस क्लासिफायर। तो सर बेस थ्योरम तो पढ़ी थी। अब मैं अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और इसके बारे में थोड़ा सा मैथ्स जो है वो करते हैं। ठीक। तो भाई आपको बोला था पी ए बाय बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यानी कि बी हो चुका है, ए होने की संभावना क्या है ये बताइए। वेयर ए एंड बी आर इवेंट्स, दोनों इवेंट है। ठीक है। अब वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, भैया देखते हैं। यदि इंडिपेंडेंट होंगे तो जो ऐसा है कि किसी को किसी के होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। और डिपेंडेंट होंगे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बात है। ओके। तो ये फॉर्मूला होता था। एंड आप पी बी बाई ए को लिख सकते हो, यानी कि ए हो चुका है, बी होने की संभावना क्या है, इसको लिख सकते थे पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी। ऐसा लिख सकते थे आप। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, इसको भी इससे करा, इसको भी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा। एंड फिर ये भी बताया था
कि ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होते हैं। तो यदि आप प्रोबेबिलिटी निकालोगी भी ना इनकी, तो वो भी बराबर ही आएगी। ओके, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए बाई बी इंटू पी बी, दैट इज, और ये इक्वल टू हो जाएगा पी बी बाई ए इंटू पी ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और हमें यदि पी ए बाई बी निकालना है, मतलब बी बाई ए निकालना है, ठीक है, तो पी बी बाई ए यदि आपको ये निकालना है तो ये हो जाएगा पी ए बाई बी इंटू पी बी अपॉन पी ए। ये है आपका बेस थ्योरम, वो यही बोलता है, दिस इज बेस थ्योरम, जहां पर इसको आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हो, पोस्ट, इसको कहते हो लाइक्लीहुड, इसको कहते हो प्रायर प्रोबेबिलिटी, और इसको कहते हो एविडेंस। ठीक है, ऐसा कुछ है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इन बातों को, मैंने पढ़ाया भी है आपको पहले। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक, तो बात यह है कि बेस थ्योरम है ये, और इसी का इस्तेमाल करके भाई वो एल्गोरिदम बना दी पूरी, ये फॉर्मूला लगा वहाँ पे, और एल्गोरिदम में कहा कि ये आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स ही बताएगा, और खास करके टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। यानी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का डेटा कैसा होता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का डेटा ऐसा होता है, ठीक है, यू आर अवेलेबल विद टेक्स्ट एज एन इनपुट, यानी कि यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे होंगे, और टारगेट में सेंटीमेंट होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन करने के लिए आप नेव बेस्ड थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो, और इजीली हो जाता है, क्विकली हो जाता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। ओके, तो भाई बात करते हैं अपन, और क्योंकि एक बात मुझे खटक रही है कि यार इसने इसने बेस थ्योरम ना बोलते हुए नेव क्यों लिख रहा है, नेव बेस क्यों लिख रहा है, ये नेव का मतलब क्या होता, भाई तू सीधे बेस थ्योरम बोल देता, ये नेव नेव बेस का मतलब क्या होता है, आपको कुछ लगता है इसके बारे में कि नेव का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन नेव, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मीनिंग बता चुका हूं मैं, यस बोलिए, क्योंकि नेव का इंग्लिश में तो मतलब होता है कि विदाउट इनफ एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसको ज्यादा अनुभव ना हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेव। तो नेव बेस्ड थ्योरम में यहां हम किसको कहेंगे कि नेव का मीनिंग ये होगा, और क्या पता नहीं है, क्या एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा समझा जाए नेव बेस्ड थ्योरम में नेव का मतलब कि हमारे पास ये जो नेव नाम लिखा गया है, नेव, ये प्रायर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रायर पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन ये इग्नोर कर देता है, और जैसा कि मैंने आपको यहां मेंशन करा, इट अज्यूम्स इंडिपेंडेंस बिटवीन द फीचर, ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल द फीचर्स एंड ऑल द रोस, कहीं कोई इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंट वाली बात ही नहीं है, ये इसको भी बोल्ड कर रहा हूं मैं, यानी फीचर भी इंडिपेंडेंट, रो भी इंडिपेंडेंट, और पहले डेटा का कैसा क्या डिस्ट्रीब्यूशन था मेरे को कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, पहले जो हुआ सो हुआ, मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है, और मैं बिना एक्सपीरियंस के ही अपना काम करूंगा, इसका मतलब होता है नेव, तभी उसका एल्गोरिदम का नाम ही लिखा है नेव बेस्ड थ्योरम, नेव बेस्ड क्लासिफायर। ओके, तो आपको यदि कोई पूछे कि भाई बताइए बेस थ्योरम, नेव बेस थ्योरम क्या, नेव का मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना है
कि एल्गोरिदम में ये कहा गया है कि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा आई डोंट रिक्वायर, मुझे नहीं पता। एंड इस एल्गोरिदम में ये अज्यूम किया जाता है कि सब फीचर्स इंडिपेंडेंट हैं। इसी का मतलब होता है नेव। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन टेक्निक है और सारे फीचर्स को इंडिपेंडेंट अज्यूम किया जाता है। एंड a naive based classifier assumes the presence of a particular feature in a class that is unrelated to the another feature, है ना, आपस में कोई रिलेशन नहीं, सब इंडिपेंडेंट। ठीक। बाकी दूसरी एल्गोरिदम्स में भी ऐसा ही है। ओके। लेकिन यहां पर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस बात को लेकर वो। ठीक है, उनका अजम्पशन ही यही है कि होना नहीं चाहिए। फिर ये कहा गया कि एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में यूज होती है, एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, इजी है। ठीक है। एंड यहाँ चलो ये भी लिख दिया। एंड क्या यूज कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस। तो जैसे मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया ना, ये वाला, ठीक है, ये पढ़ भी चुके हैं, इसके ऊपर अपन ने काफी कुछ जो है वो मेहनत करी थी। ये होती है प्रोबेबिलिटी, ये होता है लाइक्लीहुड। और आपको जब मैं पहले समझाता था, ये कहा गया था कि प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड दोनों बराबर होते हैं, एक दूसरे के इंटरचेंजेबल नेम्स लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो बेसिक अंतर होता है वो ये अंतर होता है कि लाइक्लीहुड जो है इट्स अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जो पुराने अनुभव के हिसाब से कही जाती है। और प्रोबेबिलिटी में आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू दोगे, जैसे कि बादल जो है वो गहरा गए हैं, काले पड़ गए हैं, तो मैं एक अनुमान लगाकर अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि बारिश होगी, उसका मतलब होता है लाइक्लीहुड। और प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि कितने प्रतिशत संभावना है कि बारिश होगी। दैट मीन्स हियर यू हैव टू गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड आपको कहना पड़ेगा कि 70% चांसेस हैं कि बारिश होगी। ओके। एंड यहां पर आप ये कहोगे कि बारिश होगी, परसेंटेज वर्सेंटेज वाला मैटर अभी मैं यहां पर मेंशन नहीं कर रहा कि कितने परसेंट होगी। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं और समझते हैं लाइक्लीहुड का मतलब एंड जो है प्रोबेबिलिटी का मतलब, और दोनों में अंतर है क्या है। वैसे तो इंटरचेंजेबल टर्म्स है जैसा कि मैंने कहा आपसे। ठीक है। एंड इसी तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाएगा। फाइन। तो मुझे रिकॉल करना पड़ा जो मैंने पढ़ाया था पहले। इट इज वर्थ नोटिंग दैट नेव बेस्ड क्लासीफायर अमॉन्ग द सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल जो मॉडल है ये, एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए ही अपन यूज कर रहे हैं। एंड द टेक्निक इन्वॉल्व्स अ कर्नल फंक्शन दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ भी बता चुका हूं जब मैं मैथ्स पढ़ाता था, प्रोबेबिलिटी जब नाम ही प्रोबेबिलिटी मॉडल है तो प्रोबेबिलिटी की सारी कलाकारी होगी यहाँ पे, कुछ अलग नहीं, सब पूरी प्रोबेबिलिटी का सब हिसाब किताब लगेगा। ठीक है, फाइन। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन नेव बेस एल्गोरिदम का। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फ्रूट इज रेड, राउंड एंड अबाउट 3 इंच वाइड, उसको अपन एप्पल कहते हैं। इवन इफ द थिंग्स आर रिलेटेड, ईच वन हेल्प्स अस टू डिसाइड इट्स प्रोबेबिलिटी एन एप्पल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेव। ठीक है, यानी कि भाई रेड भी होना चाहिए, राउंड भी होना चाहिए, 3 इंच का होना चाहिए वाइड। ठीक है, तो एप्पल होगा, यानी इवन दीज थिंग्स आर रिलेटेड, ईच वन ऑफ हेल्प्स अस टू डिसाइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एप्पल। हर कोई, मतलब ये जैसे मान के चलो ये तीनों फीचर हैं, ये मदद करेंगे पता लगाने के लिए कि फ्रूट कौन सा। अच्छा देखो, कलर शेप पर निर्भर नहीं है, रेड का राउंड से क्या मतलब, और राउंड का 3 से क्या मतलब। ठीक है, किसी का कोई मतलब नहीं है किसी से भी। फाइन। तो ऐसी स्थिति में यह कहा गया कि भाई ऑल फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड तीनों मदद करेंगे ये पता लगाने के लिए कि ये जो फल है आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एप्पल हो। तभी इसको नेव एल्गोरिदम कहते हैं, नेव बेस। ठीक है, और इस तरीके से लिखते हैं, मैंने लिख के बता दिया आपको। ठीक है, यू वेरी वेल नो अबाउट दिस थिंग।
ठीक है, बता चुका हूं। अब भाई ये भी बता दिया, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी, तो लाइक्लीहुड एंड जो, ठीक है, सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ डू ने बेस एल्गोरिथम वर्क, ये काम कैसे करती है? सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग अनदर एग्जांपल। एक डेटा सेट है मेरे पास, वेदर का ही है, और टारगेट है प्ले। तो अपन ने ये वेदर का डेटा सेट ना वो डिसीजन ट्री में लिया था, ये वही वाला डेटा सेट है। ठीक है, और आपको खेलना है कि नहीं खेलना है वो डिसाइड करना है, अगेन क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ने बेस एल्गोरिथम यहां पर कैसे एप्लीकेबल होगा उसको अपन पढ़ना चाहते हैं। ओके, वी नीड टू क्लासिफाई वेदर द प्लेयर्स विल प्ले और नॉट। लेट अस फॉलो द सर्टेन स्टेप्स। कन्वर्ट द डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल, डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो ये देखिए, create a likelihood table by finding the probabilities of overcast 0.29, probability of playing is 0.64। तो भाई ये उसने कहां से निकाला, कैसे निकाला, मैं बताता हूं। ये आपके पास डेटा सेट है, पहले तो उस पर फोकस करो। दिस इज योर डेटा सेट, और फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है मेरे को। ठीक है, आई नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये वेदर है और ये खेलना है, तो सनी, ओवरकास्ट, रेनी। ठीक है, तो वेदर में सनी, ओवरकास्ट, रेनी, ये तीन चीजें हैं। नहीं खेलना है और खेलना, इनकी कितनी एंट्रियां हैं? ओवरकास्ट में नो की कितनी एंट्रियां हैं? ओवरकास्ट है ये, ओवरकास्ट है ये, ओवरकास्ट है, नो, नो की एक भी एंट्री नहीं है, तो जीरो करो। चार यस की एंट्रियां हैं ओवरकास्ट की, देख लो इस डेटा सेट में। तो आपको सिर्फ इस डेटा सेट को रिफर करना है और देखना है कि भाई किसकी कितनी वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू यस एंड नो। तो फ्रीक्वेंसी टेबल ऐसे ही बनती है, टोटल भी कर लेना है ना, टोटल भी करना है। तो टोटल यस, यस का टोटल कितना हुआ? 4 + 2 + 3 9। नो का टोटल कितना हुआ? 0 + 3 + 2 5। ऐसा टोटल हुआ। और फिर लाइक्लीहुड टेबल बनाओ। लाइक्लीहुड टेबल का मतलब क्या है? आपको नो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओवरकास्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेनी की निकालनी है, और सनी की निकालनी है। तो पहले तो आप कॉलम वाइज चलो, नो की निकालो प्रोबेबिलिटी। तो नो की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? टोटल टोटल एंट्रीज कितनी है? 5 + 9 14 है, उसमें नो कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, तो 5/14। ठीक है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई है? नो की। ठीक है, यस की कितनी आ रही है प्रोबेबिलिटी, ये भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, ऑल राइट। तो यस की प्रोबेबिलिटी है 9/14। ठीक है, उसकी 9/14 आएगी। अच्छा, हाँ, ओवरकास्ट की कितनी आ रही है फिर? ओवरकास्ट में ये तो जीरो था, तो ओवरकास्ट की आ रही है 4/14, है ना? 4/14 टोटल ओवरकास्ट जो है वो 4/14 है। ठीक है, 4 है 14। रेनी कितना है? 3 + 2 5/14। सनी कितना है? 2 + 3 5/14। तो ये एंट्री आ रही है और ये इनकी एंट्री आ रही है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी, उसके हिसाब से निकाल ली। अब मेरे से एक सवाल पूछा जाएगा आगे। क्या पूछा जाएगा? यूज नेव बेस इक्वेशन टू कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ये मुझसे सवाल पूछा गया और सवाल में दिया गया कि प्लेयर्स विल प्ले इफ वेदर इज सनी, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? यदि वेदर सनी है तो प्लेयर्स खेलेंगे, ये बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? तो भाई आपसे सवाल में कहा गया कि वेदर सनी है, प्लेयर्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? तो वेदर सनी है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब वेदर तो सनी है, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं सनी, खेलने के चांस कितने हैं ये मेरे को निकालना है। Py/Sony, दैट्स व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट। खेलने के चांस कितने हैं, दैट्स व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट। तो y/Sony, Py/Sony, दैट इज अवर गोल। तो ये हो जाएगा Py/Sony इज इक्वल टू P Sunny/Y इंटू Py
डिवाइडेड बाय पी सनी, ये होगा फॉर्मूला। लगाओ ना बेस थ्योरम, ये तो होती क्या, यही तो लिखते हो ना, पी ए बाय बी इक्वल टू पी बी बाई ए इंटू पी ए अपॉन पी बी, ये लिखते हो। यहां पर भी मैंने वही मेंशन करी, ये मुझे निकालना है। अच्छा ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाय वाई कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाय वाई, ये देखो जरा अपने फ्रीक्वेंसी टेबल में नजर डालो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाय वाई, यानी और तुम सनी है और तुम खेल पा रहे हो, ठीक है, सनी बाय वाई, ओके, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये देखो, यहां पर कितना दे रखा है, दैट्स वैल्यू विल बी, देखो सनी बाय वाई, दैट्स वैल्यू विल बी 3/9। 3/9 कैसे आया देखो, ये जब सनी है एंड यस है तो उसकी 3 एंट्रियां, ओवरऑल टोटल एंट्री यस की कितनी है, 3 + 2 + 4 यानी 9। सो ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी व्हेन द वेदर इज सनी एंड यू आर प्लेइंग, दैट इज 3/9, ठीक है, ये सनी बाय वाई की है। फिर आपसे क्या निकालना है, ये एस बाय वाई की है, तो दैट इज 3/9 मल्टीप्लाई बाय वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वाई की प्रोबेबिलिटी भी आपने निकाली थी यहां पे, वाई की प्रोबेबिलिटी है 9/14 यानी 0.64, तो हियर यू कैन डू 0.64, 9/14, ये कर सकते हो, डिवाइडेड बाय सनी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी देख लो। तो सनी की प्रोबेबिलिटी ये है सनी 5/14, दैट इज द सनी प्रोबेबिलिटी 5/14, ये है, ठीक, तो ऐसे आ रही है, ओके, ठीक, सो बस आंसर आ गया भाई, इतना ही करना था, यहां से आंसर आ जाएगा, ओके, बस आपको निकल जाएगी कि यदि सनी है तो खेलने के चांसेस कितने, फ्रॉम हियर यू विल गेट द रिजल्ट, बस सॉल्व करना है, देखो कितना आसान था, इतना ही काम करता है बेस थ्योरम, यू विल गेट द आंसर एज, यहाँ देखो बता दिया होगा उन्होंने, द आंसर इज 0.60 विच हैज द हायर प्रोबेबिलिटी, यानी 60% चांसेस हैं कि यदि वेदर सनी हो तो आप खेल सकते हो, देर इज 60% चांस दैट यू कैन प्ले द गेम, ओके, ऐसे अपन बेस थ्योरम यूज करते हैं, आसान, ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके लिए यही जो है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसका मेन एजेंडा है, ठीक है, अपन ने एग्जाम्पल से समझ लिया कैसे काम करता है, मेन एजेंडा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, देखेंगे अपन आगे। सो व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ नेव बेस्ड थ्योरम, इसकी अच्छाइयाँ या बुराइयां क्या हैं? देखिए मेरे को तो इजी एल्गोरिदम लगी है, सिंपल है, ठीक है, एंड फास्ट प्रिडिक्शन करता है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी दूसरे जितने मॉडल है वो क्लासिफिकेशन करने में बड़ी जोर जबरदस्ती लगाते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने एसवीएम देखा उसकी तो गणित ही हाई लेवल की है, ठीक है, और लॉजिस्टिक भी क्लासिफिकेशन करता है, डिसेंट्री करता है, वो पूरी ट्री स्प्लिट कर करके देखता है भाई, एक एक करके पूरी नोड को स्प्लिट करता है, ओके, तो उसमें भी लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जी बूस्ट, इन सब में लंबे चौड़े कार्यक्रम है, ये अच्छी एल्गोरिदम है, इसने भाई क्या करा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल दी। हाँ यदि आप प्रोबेबिलिटी में अच्छे हो, आपको समझ में आती तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करा उसने, ठीक है, तो कैटेगरिकल इनपुट पे बहुत अच्छे से काम करता है एज कंपेयर टू द न्यूमेरिकल, यदि कैटेगरिकल होगा तो बढ़िया काम करेगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करता है, ठीक है। अब ये तो उसके फायदे हैं, नुकसान क्या है, कॉन्स क्या है? इफ द कैटेगरिकल वेरिएबल हैज अ कैटेगरी इन टेस्ट डेटा व्हिच इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द ट्रेनिंग, एक लफड़ा हो सकता है, ठीक है, एक लफड़ा हो सकता है, लफड़ा ये है कि यदि कोई डेटा, कोई कैटेगरी, कोई वैल्यू ट्रेनिंग में अवेलेबल नहीं थी,
और टेस्टिंग में तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, तो यहां ये उसकी प्रोबेबिलिटी 0 मान के चलेगा, एंड विल बी अनेबल टू मेक अ प्रिडिक्शन फॉर दैट। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ, आप अपने डेटा को ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड करते हो। ठीक है, ये आपका डेटा है। ठीक है, ये आपका डेटा है, और आप अपने डेटा को ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड करते हो। यानी कुछ पोर्शन ट्रेनिंग के लिए ले लेते हो, कुछ पोर्शन टेस्टिंग के लिए ले लेते हो। ये टेस्टिंग के लिए ले रहे हो, ये ट्रेनिंग के लिए ले रहे हो, लेट अस सपोज। अब मान लो तुमने ट्रेनिंग डेटा से मॉडल को तो तुम ट्रेन करते हो, मान लो कि कोई एक ऐसी एंट्री है, मतलब कोई ऐसी कैटेगरी है, एंट्री है जो ट्रेनिंग में नहीं आई। ठीक है, वो ट्रेनिंग में नहीं है, तो मॉडल उसके बारे में प्रिडिक्शन कैसे दे सकता है? ठीक है, मॉडल ने उसके बारे में सीखा ही नहीं, वो ट्रेनिंग में आई नहीं। ट्रेनिंग में नहीं आई और आपने उसको, वो मान लो गलती से टेस्टिंग में आ गई, कुछ ऐसे एंट्री थी जो टेस्टिंग में आ गई। ठीक है, तो मॉडल इसका प्रिडिक्शन वो कहेगा कि 0 चांसेस हैं इसके, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 कर देगा, 0 प्रोबेबिलिटी। हाउएवर दैट्स नॉट करेक्ट। इसलिए ने बेस क्या हो सकता है, बैड एस्टिमेटर हो सकता है। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी आउटपुट्स फ्रॉम प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी आर नॉट बीन टेकन टू सीरियसली। एक लिमिटेशन और ये कह रहा है दैट द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट, ये मान के चलता सबरे इंडिपेंडेंट है, और कोई, हाँ लोग समझते अपने आप को इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन होते नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों अंकना, सही कह रहा हूं? आवाज आ रही है? सुन रही है ना ये? अंकना आवाज आ रही है? सो वो तो नहीं गई। अरुण सर, आई कांट हियर यू सर। प्रगति, एम ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. ठीक है, मुझे अरुण सर की आवाज नहीं आई, इस लड़की ने भी कुछ नहीं बोला। आयुष? Yes, yes, sir. What? Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो भाई ये चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप सुनते रहें। ठीक है, आप यदि है मीटिंग में तो सुनते रहें। ठीक, तो भाई मैं आपसे कह रहा था कि कुछ इसके ड्रॉबैक्स नज़र आए, और कैलकुलेशन के टर्म्स में ही ड्रॉबैक नज़र आए। एक तो इंडिपेंडेंस फीचर का, ये अज्यूम करके चलता है कि सभी इंडिपेंडेंट है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो फीचर डिपेंडेंस होता ही है। ठीक है, तो हम वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हमें इस एल्गोरिथम के साथ। सेकंड ये है कि टेस्ट डेटा में जो है, आपको यदि कैटेगरिकल वैल्यू अवेलेबल है लेकिन वो वाली वैल्यू ट्रेनिंग में नहीं है, तो मॉडल 0 प्रोबेबिलिटी करके दे देगा। ये भी गलत है। खैर कोई बात नहीं, हाँ अच्छा ही ये है कि सिंपल है और जल्दी से काम करके देती है ये वाली एल्गोरिथम। ठीक, एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ये बता चुका हूं मैं। रियल टाइम प्रिडिक्शन, मल्टी क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्पैम फिल्टरिंग, सेंटीमेंट एनालिसिस, हर जगह लगाते हैं। जब कभी भी क्लासिफिकेशन की बात होती है ना, ये सेंटीमेंट एनालिसिस, तो भाई ने बेस तो लगाते ही हैं। इससे भी एक एक्यूरेसी, इससे भी स्कोर निकाल के रखते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल है। ठीक है, होता ही है। एंड फिर क्या है, चलो ये हो गया। हाउ टू बिल्ड अ बेसिक मॉडल यूजिंग ने बेस इन पाइथन। तो अच्छा, वो तो अपन देखेंगे, अपन कोड करेंगे इसका बेसिक, वो मैं बताऊंगा तब वहां पर। इसको एसके लर्न के अंदर अवेलेबल है ये। इसके भी कई हाइपर पैरामीटर है, वो भी अपन देखेंगे, पढ़ेंगे। इस बीच में ये बता देता हूं कि ने बेस में कई वैरायटी है। बेस थ्योरम सिर्फ एक अकेली नहीं है, कई वैरायटी है इसकी। जैसे कि गॉसियन ने बेस। गॉसियन ने बेस वो ने बेस एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये अज्यूम करती है कि जो फीचर्स हैं उनका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि जब आपके पास फीचर फीचर न्यूमेरिकल हो सारे, तो गॉसियन का इस्तेमाल करना।
ध्यान दे मैंने क्या कहा, आपको करना तो क्लासिफिकेशन ही है ना, क्योंकि नेबेस है क्लासिफिकेशन की ही एल्गोरिदम, लेकिन उसकी एक वैरायटी है, मतलब एक टाइप है जिसको गॉशन नेबेस बोलते हैं। और गॉशन नेबेस तब लगाई जाती है जब आपके पास कोई डेटा सेट हो। ये एक डेटा सेट है जिसमें आपके पास ये फीचर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, मान लो 4 फीचर है और ये टारगेट है। तो ये जो फीचर्स हैं, X1 X2 X3 X4, ये जो फीचर्स हैं, ये न्यूमेरिकल होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, न्यूमेरिकल होने चाहिए। और न्यूमेरिकल तो चलो ठीक है, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाले होने चाहिए, डिस्क्रीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 0 1 नहीं बोल रहा हूं मैं, कंटिन्यूस होना चाहिए। और इस प्रकार का डेटा आपने देखा है इरीस का, ठीक है, इरीस का देखा है आपने। इरीस में वो जो 4 फीचर होते हैं ना, ये डायमेंशन होते हैं फ्लावर के, ठीक है, ये आपने देखा है। सिटोसा, वर्सी कलर, वर्जिनी का ये 3 क्लास होती हैं। और यहाँ पर पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ, ये 4 इसके फीचर होते हैं। वो चारों में कंटिन्यूस वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये ऐसा डेटा है जो मैं गॉशन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, गॉशन नेबेस के अंदर अप्लाई करूंगा। ऑलराइट, बात समझ आई? क्लियर होना चाहिए कौन सी एल्गोरिदम कब इस्तेमाल करनी है, क्योंकि नेबेस की लिस्ट है। अभी और बता रहा हूं, ठीक है। फिर एक होती है मल्टीनोमियल नेबेस, इसको कहां इस्तेमाल करना है भाई, ये भी देखते। इट इज यूज फॉर डिस्क्रीट काउंट्स, यानी आउटपुट में 0 हो या 1 हो, तो वहां यूज करते हैं इसे, मल्टीनोमियल। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसको स्टार मार्क कर लो। इफ यू वांट टू परफॉर्म टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, मल्टीनोमियल ने बेस इज यूज्ड। यानी कि टारगेट में क्या होगा, आपके पास सेंटीमेंट हो सकते टेक्स्ट हैं। में। हाँ, टारगेट में टेक्स्ट हो सकता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल है, कुछ हो सकता है, ठीक है। और फीचर्स में भी सर, इन फीचर्स ऑल्सो टेक्स्ट होगा, ठीक है। यहां पर कोई सेंटेंस लिखा होगा इंग्लिश में, और यहां पर जो टारगेट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल होगा, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो मल्टीनोमियल ने बेस का चार्ट इस्तेमाल करते चार्ट हैं। बूट। हाँ, या ओके, कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू यस हियर? सर। हाँ, ठीक है। सो सर, यस सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, that you can use multinomial classification. And here we can consider Bernoulli trias, which is one step further. And instead of word occurring on the document, we have count how many word occur in the document. तो सर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ना, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या है कि ऐसा, आपको डेटा जो मैं बोल रहा हूं, यू आर अवेलेबल विद द टेक्स्ट, यू आर अवेलेबल विद द आउटपुट, आउटकम। तो टेक्स्ट में एक सेंटेंस है, ये मैं ये कह रहा हूं आपसे। लेट अस सपोज सेंटेंस आपने लिखा है, मैं कह रहा हूं माय नेम इज निर्मल, ये सेंटेंस है। लेट अस सपोज इसका आउटपुट है, सेंटीमेंट है पॉजिटिव सेंटीमेंट। तो ये जो लिखा है ना आपने टेक्स्ट में, माय नेम इज निर्मल, एक्चुअली क्या होता है, अल्गोरिदम्स क्या करती हैं, आपका ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट में जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें यूनिक वर्ड आइडेंटिफाई करती हैं, यूनिक वर्ड्स दे विल आइडेंटिफाई। जैसे मैंने क्या लिखा, माय नेम इज निर्मल, ये लिखा। तो ऐसा वो पूरी जो सीएसवी फाइल है, उसमें जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट किया जाएगा। फाइंड आउट करने के बाद क्या होगा, उन सबको एक कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे एक कॉलम्स के फॉर्मेट में उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस है माय नेम इज निर्मल, तो अच्छा क्या होगा, जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, माय नेम इज निर्मल, आई एम योर एआई टीचर, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इनको इनके अलग कॉलम बनेंगे, सेपरेट कॉलम्स बनेंगे। और किसी सेंटेंस में यदि कोई वर्ड आएगा तो उसको 1 करोगे, और कोई वर्ड नहीं आएगा तो उसको 0 करोगे। तो इस तरीके से आपका डेटा प्रिपेयर होता है।
वो यही कहना चाह रहा है, मतलब मैंने तो थोड़ा सा बता दिया, वो इतना यहाँ से समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, वर्ड ऑकरिंग इन द डॉक्यूमेंट, वेयर वी हैव काउंट हाउ ऑफन द वर्ड ऑकर इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप ये समझिए कि भाई ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। तो जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं यहाँ पे, वी हैव टू कंसिडर देम, ऑल द यूनिक वर्ड्स वी हैव टू कंसिडर। फाइन, ओके, एंड वी हैव टू मेक देम एज अ कॉलम ऑफ दोज वर्ड्स। ओके, उनका कॉलम बनाना है, यहां आपने बनाया था कॉलम। ठीक है, और यदि कोई वर्ड ऑकर करता है किसी सेंटेंस में, तो उसको 1 करो, और जो वर्ड ऑकर नहीं करता है उसको 0 करो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके, ये काम करना है, और इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट क्या है? वही सेंटीमेंट। लेट अस सपोज आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दो सेंटीमेंट है, तो +1 -0। तो इस तरीके से आप उसको भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, 0 या 1 में। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो मल्टीनोमियल नेम बेस ऐसे काम करता है। ठीक है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, बर्नौली, वन मोर नेव बेस algorithm, दैट इज योर बर्नौली नेव बेस algorithm। तो ये बर्नौली ना, यहां पर क्या है, द बायनोमियल मॉडल इज यूजफुल इफ द फीचर वेक्टर्स आर बूलियन। वन एप्लीकेशन will be text classification with bag of words model where 0 and 1's word occurs in a document, word does not occur in the document respectively। बर्नौली भी होता है। ठीक है, जहां पर आप जैसे ऊपर करा था ना मल्टीनोमियल के अंदर, मल्टीनोमियल में और बर्नौली में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, मैं बताऊंगा आगे क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रीट की बात कर रहा है, वो बूलियन वैल्यूज की बात कर रहा है, 0 एंड 1s की बात कर रहा है। यूजफुल है तो फीचर वेक्टर्स आर 0s एंड 1s। ठीक है, और अभी मैंने आपको जो ये रिप्रेजेंटेशन शो करा, ये 0 एंड 1s वाला ही है। ये देखो, ये जो फीचर्स आए ना, ये फीचर्स, ये सब 0 और 1 की एंट्री है। 0 1 0 1 की एंट्री। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये 0 1 वाला है। मल्टीनोमियल में उसने यहां ऐसा तो नहीं बोला कि 0 1, लेकिन मैं ये जो टर्म लिखी थी ना, डिस्क्रीट काउंट्स। ठीक है, इट इज यूज फॉर डिस्क्रीट काउंट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, डिस्क्रीट काउंटिंग, तो डिस्क्रीट 0 1 ही होती है। डिस्क्रीट काउंटिंग 0 1 होती है। ठीक है, तो उसी को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट करा मल्टीनोमियल में, और कहीं सेम कॉन्सेप्ट बर्नौली के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर एक भी बोला कि 0 एंड 1s है फीचर वेक्टर्स में ही। ओके, एंट्री में जो फीचर्स है उनकी एंट्री 0 1 के फॉर्मेट में है। सेम रिप्रेजेंटेशन मैंने मल्टीनोमियल में भी बना कर जो है आपको बताया, क्योंकि डिस्क्रीट काउंट्स यहां लिखा था और यहां पर बुलियन लिखा था। ओके, क्या अंतर होता है अपन आगे भी पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। जस्ट अभी एक एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं आपको, बाकी मैं नेम बेस की, एसके लर्न की जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आपको और पढ़ाऊंगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री नेम बेस होता है। देखिए, खास तो यूज होने वाली गॉसियन भी चलो छोड़ो, मल्टीनोमियल सबसे ज्यादा यूज होती है क्योंकि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में लगती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरी एस पर कभी लगाना हो तो लगा दो। ठीक है, अगली है कॉम्प्लीमेंट नेम बेस, या एनएलपी प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, यस सर। नेशनल लैंग्वेज। हाँ, नेचुरल लैंग्वेज में ना, एनएलपी में तो सर, यस एनएलपी, इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, सो देयर ओनली ना सर वी आर हैविंग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सर, या वहीं करते हैं। ओके, सो these algorithms are used for text classification in NLP। ओके सर, यही है। फाइन, सो हाँ, complement name base, it is an adoption of multinomial name base where the complement of each class is used to calculate the model weights। अब यहां पर क्या होता है कि शायद इम्बैलेंसिंग हो कभी 0 और 1 में, तभी कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसको भी थोड़ा सा एडिशनल तौर पे समझाऊंगा, अभी आपको क्लियर भली ना हो, ऐसा लगे कि कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आ गया। तो क्या होता है जब आपका डेटा इम्बैलेंस हो,
यानी 0 या 1 इनमें से किसी एक की जो संख्या है वो ज़्यादा हो, तो डेटा विल बी कंसिडर्ड एज इम्बैलेंस्ड डेटा। ठीक है, तो उनका इंटरप्रिटेशन यदि करना हो मुझे, तो कॉम्प्लीमेंट की मदद से करना पड़ सकता है, जहां पर मैं क्या करूंगा, जिसका फिगर कम है, जिसका वैल्यू कम है, उसका वेट बढ़ा दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट नेम बेस। अगेन एसके लर्न के अंदर है ये सारी चीजें अवेलेबल, वहां पर मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ नीचे भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है कुछ कुछ का, ठीक है, वो भी मैं अभी रीड आउट करके आपको बता दूंगा। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट। फिर कैटेगरिकल नेम बेस, यानी कि इट इज यूजफुल इफ द फीचर्स आर कैटेगरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी अभी जो आपको ये बताया था ना वेदर वाला, यहाँ ये कैटेगरिकल था वो। ठीक है, यू आर हैविंग अ डेटा विच इज कैटेगरिकल इन नेचर, ये भी कैटेगरिकल है, ये भी कैटेगरिकल है, तो यहाँ पर अपन कैटेगरिकल नेम बेस का इस्तेमाल करेंगे टू परफॉर्म द क्लासिफिकेशन। वी हैव टू इनकोड द कैटेगरिकल वेरिएबल इन न्यूमेरिक फॉर्मेट यूजिंग ऑर्डिनल, कर सकते हो। ओके, आप उसको कर सकते हो कन्वर्ट। ठीक है, दैट इज पॉसिबल। ओके, फाइन। तो एक ये चीज भी है। ठीक, अब यहाँ नीचे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे रखा है उन्होंने, जितनी भी अलगोरिथम मैंने आपको पढ़ाई बताई अभी। उन्होंने शुरुआत करी है गॉसियन से। तो गॉसियन मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि आपके पास जो ट्रेनिंग फीचर्स हैं वो सब कंटिन्यूस नेचर होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन है, ऐसा वो एक्सपेक्ट करता है। ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन। अब ना हो तो एक काम करो, तुम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। जैसे इरीज का डेटा है, ओके, वी आर हैविंग इरीज डेटा, उसमें 4 फीचर्स हैं। ओके, 1 2 3 4, 4 फीचर्स हैं। अब वो कह रहा है कि ये चारों न्यूमेरिकल हैं, चारों कंटिन्यूस हैं, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए। अब नॉर्मल मान लो, नॉर्मल कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लुक लाइक। यदि नहीं है तो तुमको पता है कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आई टॉट इन द लीनियर रिग्रेशन दैट यू हैव टू अप्लाई लॉग, यू हैव टू अप्लाई लॉग ऑफ एनी ऑफ द फीचर। ये जो log of लॉग है ना, scale. हाँ, लॉग विल स्केल इट। लॉग कर सकते हैं, या एक काम करें स्टैंडर्ड स्केलर भी कर दो। ठीक है, या तो स्केलिंग करो, स्टैंडर्ड स्केलिंग करो आप, तो ये नॉर्मल के अंदर कन्वर्ट की कोशिश करेगा या प्रयास करेगा। एक लफड़ा फंस सकता है, वो ये है कि यदि लॉग लेते हो, इफ यू डू टेक द लॉग एंड इफ यू आर हैविंग नेगेटिव वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल -0.5, तो ये क्या कर देगा, उसको NaN कर देगा, ये इसमें फंस जाओगे आप। ठीक है, इट विल, क्योंकि नेगेटिव का लॉग नहीं निकलता, वो उसको इनडेफिनेट मानता है। ठीक है, तो उसको नल में कन्वर्ट कर देगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यदि ऑल पॉजिटिव वैल्यूज है, यू कैन ट्राई विद द लॉग। ठीक है, नहीं तो स्टैंडर्ड स्केलर लगा सकते हैं अपन, ऐसे स्केल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ उसने बोला नहीं कि आउटलायर हो ना हो, ऐसा कोई अजम्पशन उसने रखा नहीं, कोई विशेष कंडीशन रखी नहीं नेबेस ने। ठीक है, कि क्या होना चाहिए। ऑलराइट, बस उसने इतना बोला था कि भाई फीचर आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बाकी वो कुछ नहीं बोल रहा आपसे। हाँ, आपको लगाना हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लो और यूज करो गॉसियन को। ओके, ये पॉसिबल है। हाँ, फिर क्या समझाने की बात कर रहा है वो आपसे, गॉसियन हो गया, गॉसियन में इतना ही चाहिए बस। मल्टीनोमियल नेबेस में क्या कहना चाह रहा है वो, ये दूसरा वेरिएंट है नेबेस का, दैट इज यूज फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद डिस्क्रीट काउंट डेटा। यानी कि इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इट इज सुटेबल फॉर सिचुएशंस और फीचर रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है कोई भी वर्ड कितनी बार आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीनोमियल। यानी मुझे ऐसा लग रहा है, आपको मैंने 0 1 तो बताया, मैंने एक एक बार ऑकर हुआ। मान लो कि आप एक ऐसा डेटा बना रहे हो, ठीक है, और ये मेरी वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स की पूरी की पूरी नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था ना, माई नेम इज, तो भाई वो जो डॉक्यूमेंट है या जो वो एक सेंटेंस है, उसमें माई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, इस कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। इस कितनी, माई नेम, ठीक है, इस कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो आपके पास जो एंट्री है डेटा की, उसमें कोई भी वर्ड कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वर्ड, इसको लिखना पड़ता है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। ये मल्टीनोमियल के अंदर होता है। So the feature will represent the numerical counting of the unique words.
प्रेजेंट इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आपके पास तो डॉक्यूमेंट काफी बड़ा, डेटा बड़ा होता है, उसमें कई शब्द होते हैं, कई यूनिक शब्द होते हैं, तो मेरे को उनकी काउंटिंग लिखनी, कितनी कितनी बार आ रहे हैं वो। अच्छा, तो आप बोलोगे सर ऐसे तो एक ही बार में खत्म, नहीं भाई, एक बार में खत्म नहीं हुई है, एक बार में थोड़ी ना होती है। ये तो पहली एंट्री है ना, उसकी काउंटिंग है, मतलब पहली वाली जो रो में जो आपके पास शब्द लिखे थे ना, वो सेंटेंस लिखा था, उसकी काउंटिंग है। फिर दूसरी वाली रो में दूसरा सेंटेंस लिखा होगा, उसकी काउंटिंग लिखो। तीसरे वाले में तीसरा लिखा होगा, उसकी काउंटिंग लिखो। आपके पास डेटा सेट ऐसे ही तो होता है। ठीक है, पता है ना आपको, डेटा सेट तो ऐसा होता है। ठीक, ये टेक्स्ट का कॉलम हो गया, और ये आउटपुट का कॉलम हो गया, मान लो सेंटीमेंट का कॉलम है। ठीक है, तो ये पहली रो जिसमें बहुत सारे शब्द लिखे, ये दूसरी रो जिसमें बहुत सारे शब्द लिखे, वर्ड्स है, पूरी सेंटेंस बनाए। अब आपने इस पूरे जो है टेक्स्ट, इनमें यूनिक वर्ड छाट लिए और फिर उनकी बना दी टेबल या ऐसी यूनिक की। और अब ये देखो कि पहले वाले जो सेंटेंस है उसमें कोई भी शब्द जो यहां पर अपने पास है कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है उतनी एंट्री लिख दो। मान लो ये वर्ड 2 बार आ रहा है वो सेंटेंस में, तो 2 लिख दो। जो नहीं आ रहा उनको 0 कर दो। क्या दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ये पहली वाली रो की एंट्री, फिर ये दूसरे वाली रो की एंट्री, फिर ये तीसरे वाली रो की एंट्री, ऐसे ही करना। स्पेशल कैरेक्टर को भी काउंट करेगा क्या? ना 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 ना, कैरेक्टर नहीं सर, कैरेक्टर नहीं करेगा, सिर्फ वर्ड्स। या कैरेक्टर के बाद सर मैंने बनाया क्या है, मैंने ये जो कॉलम बनाया ना, ये वर्ड्स के कॉलम बनाए सर, यूनिक वर्ड्स के कॉलम बनाए, कैरेक्टर के नहीं बनाए। यूनिक वर्ड्स के इन कॉलम केस बनते हैं। इन केस सेंटेंस में हाँ, स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसका क्या नहीं होगा? देखिए सर, अपन क्या करेंगे, पहले क्लीनिंग कर देंगे सर, डेटा को क्लीन कर हम्म, दो, उससे अपन वर्ड्स को करें, है ना सर। वो स्पेशल कैरेक्टर्स वो अपन रिमूव कर देते हैं सर, है ना। डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है, डेटा क्लीनिंग होती है, उसमें सब निपट जाता है वो। ओके सर, ओके। तो ओनली टेक्स्ट बचता है अपने पास, और टेक्स्ट का ही आप ये जो है पूरा काम करिए। सैनिटी चेक हो रही। हाँ हाँ, ओनली टेक्स्ट को चेक करेंगे, बाकी स्पेशल वगैरह कोई कैरेक्टर नहीं, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, कहीं कुछ नहीं, ओनली वर्ड्स, बस उनका यूज करेंगे। तो मल्टीनोमियल ये काम करता है जो कि आपने यहां कहा। ठीक है, फिर बर्नौली, ये भी वेरिएंट है नेबेस का। इट इज टिपिकली यूज डीलिंग विद अ बाइनरी वैल्यूड फीचर, यानी आपके पास एक डेटा है जिसमें बाइनरी वैल्यू 0 1 0 1, ये वाली, ये यहाँ फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं, उस ये जो ऐसा डेटा होगा कुछ, ये ऐसा 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 ऐसा करके कुछ होगा डेटा, वहां पर बर्नौली लगता। ठीक है, तो डिस्क्रीट डेटा हो तो बर्नौली, ये लगा दो आप, ये क्लियर है उन्होंने। 0 और 1 का प्रेजेंस होती है, वहां पर बर्नौली लगेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वाला मैंने ऊपर बताया कि इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हैंडलिंग इनबैलेंस्ड डेटा। दैट मीन्स एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डोमिनेट कर गई। यदि मान लो ऐसा हो जाए कि 1 की संख्या ज्यादा और 0 की संख्या कम, ठीक है, 1 की संख्या ज्यादा एंड 0 की संख्या कम, तो ये माइनॉरिटी क्लास है, माइनॉरिटी क्लास है। ठीक है, तो ऐसा होगा कॉम्प्लीमेंट में कि क्योंकि इसकी संख्या कम है, तो वो क्या करेगा, उसको स्पेशल प्रिविलेज दे देगा, इसका वेट बढ़ा देगा वो। ठीक है, इसका वेट बढ़ा देगा, और वेटेज जब बढ़ जाएगा तो फिर भले ही उसकी काउंटिंग कम हो, लेकिन उसको प्राथमिकता बराबरी से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जो है कॉम्प्लीमेंट ने बेस के अंदर उनका भी कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है, इन कॉम्प्लीमेंट ने बेस, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ फीचर्स इन द क्लास, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच क्लास इज कंसिडर्ड, which helps in better handling imbalanced data, so especially in text classification। ये भी देखेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से क्लियर करेंगे
कि भाई क्या कहना चाह रहे हो, अभी तो सिंपल डेफिनेशन मेरे पास है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा होता है। और मैंने शायद यही लॉजिक जो है समझा कि भाई मेरे पास जीरो की संख्या कम है तो उसका वेट बढ़ा दो, तो जिसकी कम संख्या उसका वेट बढ़ा दो, जिसकी संख्या ज्यादा उसका वेट कम कर दो। शायद यही यही होगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ने उल्टा होता है, तो हम यही कर रहे हैं उल्टे में, और क्या कहें। ठीक है, और जो है इसको देखेंगे आगे। ठीक है, फाइन। देन नेक्स्ट क्या है, कैटेगरिकल नेम बेस। तो कैटेगरिकल नेम बेस जो है, ये कैटेगरिकल नेम बेस ये कैटेगरिकल फीचर से डील करता। ठीक है, यानी आपके पास सिर्फ कैटेगरिकल डेटा हो, ओके, यहाँ डेटा में कैटेगरिकल फीचर्स हो, जैसे ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी, सब कैटेगरिकल डेटा हो, तो वहां पर कैटेगरिकल नेम बेस लगा देना। दैट्स इट। जैसे वेदर वाला डेटा सेट था ना, वो कैटेगरिकल है। ऑलराइट, तो है तो बहुत सारे नेम बेस के वर्जन, मतलब वर्जन वर्जन नहीं मैं बोलूंगा, कई टाइप है। कौन सा डेटा के ऊपर क्या लगाना है ये बस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देर आर सर्टन टिप्स टू इंप्रूव द पावर ऑफ नेम बेस्ड मॉडल। क्या टिप देकर चल रहा है, ये कह रहा है इफ द कंटिन्यूस फीचर डू नॉट हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको ट्रांसफॉर्म करो, तो ये तो मैंने ऊपर बोली दी आपको पहले। ठीक है, यदि फीचर कंटिन्यूस है और आपको गॉशन लगाना है तो भाई उसको ट्रांसफॉर्म करो, फिर लगाना गॉशन। इफ द टेस्ट डेटा है जीरो फ्रीक्वेंसी इशू, यानी कि मान लो कोई कैटेगरी ट्रेनिंग में आई और टेस्टिंग में नहीं आई, तो जीरो फ्रीक्वेंसी इशू फंस जाएगा, और जीरो फ्रीक्वेंसी पे जीरो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो कह रहा है कि लैपलेस करेक्शन करो आप। ठीक है, अब ये भी क्या होता है देखेंगे आगे, बताऊंगा। लैपलेस करेक्शन करो आप टू प्रिडिक्ट द क्लास ऑफ टेस्ट डेटा, यानी लैपलेस करेक्शन करके उसकी कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं होती भाई, जीरो प्रोबेबिलिटी इज नॉट एन आंसर, इट्स अ रॉन्ग आंसर। यू हैव टू गिव समथिंग, और कुछ देने के लिए आपको ये कह रहा है करेक्शन करो आप। लैपलेस करेक्शन क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। फिर रिमूव कोरिलेटेड फीचर्स, तो यार ये तो हम चाहते ही नहीं है, ये तो पहले बोल के चला है वो कि भाई फीचर आपस में कोरिलेटेड ना हो, तो जो हाईली कोरिलेटेड है उनको तो सल्टा ही दो। कभी भी आपको यूज करना है ना नेम बेस, कभी भी कोरिलेटेड फीचर नहीं लेकर चलते अपन। ठीक है, तो उनको तो हटा ही दो। नेम बेस क्लासीफायर हैज लिमिटेड ऑप्शंस ऑफ पैरामीटर ट्यूनिंग, है ना, वो इसमें कोई ज्यादा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ कुछ ही है, जैसे अल्फा इक्वल टू 1 एक स्मूथनिंग फैक्टर होता है, और एक फिट प्रायर करके होता है, उसको ट्रू फॉल्स टू टू लर्न क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी और नॉट, इतने के लिए बस ये कुछ ऐसे ही होते हैं, बाकी इसमें मेंशन नहीं करा उन्होंने। और यहाँ कोई असेंबलिंग, बूस्टिंग, बैगिंग, ये कोई भी चीज मदद नहीं करने वाली। यहाँ लॉजिक ही नहीं ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। ठीक है, यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है बैगिंग, बूस्टिंग, फूस्टिंग वाला। ये तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। ठीक है, पूरा प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। फॉर्मूले देख लिया आपने, क्या लगता है वो, बस बात खत्म हुई। प्रोबेबिलिटी निकालना है क्लास की, जिसकी जैसी आएगी प्रोबेबिलिटी वैसा आंसर देगा ये, बेस थ्योरम। ठीक है, तो ये बात है, इजी एल्गोरिथम है, इजी टेक्निक है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी मेरे पास और क्या क्या है इसमें आपको बताने के लिए। मेरे पास है दिस ने बेस क्लासीफायर, थोड़ी सी और चर्चा करूंगा। पढ़ा तो चुका हूँ, बातें क्लियर हो गई हैं, ये सारे फॉर्मूला, ये वाला आपका डेटा, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता चुका हूँ, तो इसकी थोड़ी सी एक डिस्कशन करूंगा इस बात को लेकर। ठीक है, एंड देन ये आपके आपके लिए एक और न्यूमेरिकल है, तो हो सकता है कल फटाफट एक रिकैप करके ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको समझा दूं। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट टफ नहीं पढ़ने वाला, आसान है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल करवा दूं, और फिर जो कुछ बातें कही मैंने कि ये लैपलेस स्मूथनिंग क्या होती है। ठीक है, मल्टी नोमियल ने बेस, तो कोड देख लें, अपन कोड देख लें, और खास करके मल्टी नोमियल को समझ लें,
क्योंकि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपना मेन एजेंडा होगा ने बेस के अंदर। ठीक है, तो 2 दिन मुझे और यहाँ लग सकते हैं ये जो ने बेस्ड थ्योरम है उसको एक्सप्लेन करने में। तो कोड बता दूंगा इनको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या होता है, देन विल बी वाइंडिंग अप अवर सुपरवाइज्ड कंप्लीटली। ठीक है, तो इतनी और बात है वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर। Sorry, sir. यस आयुष। I know you said that we can use Newbest theorem for centimeter analysis. In centimeter analysis, we classify a word and then we put it in 3 categories, right? Positive, negative, and neutral. Yes, But that's what how we you do. do it and How we do how we that? gonna do See, it? that's what I'm saying now. Yeah. You have to convert text into numerics, and the kind of Okay. table which I have made. Okay, you remember what is the way to convert text into numerics? What is the way? Text to numerics. That's what I told, that you have to identify the unique words present in the text of the document, and corresponding to those unique words you have to arrange them into various columns, and either you have to count the frequency of occurrence of word in that document. What is the frequency of the occurrence of word that in that document? And then ये तो कर लोगे, and then you are having your target positive, negative या neutral. That's what you are Okay, having. that's So the way this we are classifying. that is why, that is the approach we do perform in performing do perform in sentiment analysis. तो टेक्स्ट को तो न्यूमेरिक्स में करना पड़ेगा आयुष, क्योंकि मॉडल में एक्सेप्ट उसने क्या बोला, मॉडल को चाहिए क्या, वो तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है ना, तो उसको तो नंबर चाहिए ना प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो तुम्हारा टेक्स्ट फेक्स्ट थोड़ी ना समझेगा वो। तो नंबर, एक टेक्स्ट को न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मल्टीनोमियल बोलता है भाई मैं फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा कि कोई शब्द डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया, बस उसका नंबर लिख दूंगा मैं। ठीक है, उसको उससे अनोटेट कर दूंगा। Just to get an example right, if I use a sentence called my dog is good dog, right? If I have to put it in this, I see count. My I is know 1, dog is 2, yes, is 1, good is 1. right. Okay, So dog is going to be 2, and dog is is going to be 2. normally yeah, but is we don't count it because it's just the extra words, right? It's It's not an extra really word, it's a a stop word. Is this not considered? That's a stop word. The and is, they will be eliminated. Only the words which have some significance, they will be considered here. Okay, that's the core concept of NLP. Okay, that's a different. Okay. All right, fine. So that's some good questions which has been asked. Fine, we'll discuss these as an example ahead in multinomial. What are these questions asked now? We'll discuss ahead. All right. Okay. Thank you, sir. All right. Thank you. Let me